नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे राहुल गांधी के विवादित बयानों की, जो वो लगातार अमेरिका दौरे पर दे रहे हैं। आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर राहुल गांधी कब तक करेंगे बंटवारे की राजनीति, क्योंकि अमेरिका में बयान देकर उन्होंने देश के सिखों को भड़काने की कोशिश की है। राहुल ने कहा है कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अब इजाजत लेनी पड़ेगी। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस का सिख विरोधी इतिहास भूल गए हैं। क्या वो अपने पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय हुए 1984 के सिख विरोधी दंगे भूल गए हैं। क्या राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि सिख विरोधी दंगों के बाद उनके पिता राजीव गांधी ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा है अमर बलिदानी और भारत माता के महान सपूत वीर अब्दुल हमीद की शौर्य गाथा सुनाने का। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि वीर अब्दुल हमीद ने कैसे 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना दी थी। तो आइए शुरू करते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। फिर विदेशी धरती और फिर वही बंटवारे की राजनीति। राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन अमेरिका की धरती से भारत की सियासत में बंटवारे की राजनीति का मोहरा चला है। इस बार राहुल गांधी ने वो कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एलओपी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति विदेश में जाकर हमारे देश के भाईचारे के खिलाफ इतनी गैर जिम्मेदाराना बात बोल सकता है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान भारत में सिखों की स्थिति को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। राहुल ने कहा है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, और इसको लेकर भारत में लड़ाई है। शायद ये बात कहते समय राहुल गांधी भूल गए कि 1984 में जब सिख विरोधी दंगा हुआ था, तब किसकी सरकार थी और किस पार्टी के नेताओं पर सिखों के कत्लेआम के आरोप लगे थे। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे इसका पूरा सच, लेकिन पहले देखते हैं कि सिखों पर राहुल का वो विवादित बयान क्या है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. तो राहुल गांधी ने जिस तरह विदेशी धरती पर भारत में सिखों के उत्पीड़न की बात कही है, वो शायद ही किसी के गले उतरे। उनकी बात से तो देश में सिख अधिकारों की बात करने वाले भी सहमत नहीं होंगे। यही वजह है कि राहुल गांधी के इस गैर जिम्मेदाराना बयान का पूरे देश में विरोध हो रहा है। इस विरोध में सिख समाज के लोग भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी के सिख नेताओं ने राहुल गांधी पर एफआईआर करवाने की चेतावनी भी दी है। आइए सुनते हैं कि राहुल के बयान पर क्या है रिएक्शन। Now, I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community. जो कांग्रेस पार्टी
आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी कोई दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकता। कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी, हर सिख की चेकिंग होती थी, और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3 ईयर सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियाँ उतारी, केस काटे, दाढ़ियाँ काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई वाइट पाउडर डालकर उनको, और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। तो राहुल गांधी ने विदेशी धरती से शायद ये गलत संदेश देने की कोशिश की है कि भारत में सिख प्रताड़ित किए जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी सिखों की बात करते हुए शायद ये भूल गए कि इस देश में सबसे ज्यादा सिखों को प्रताड़ित, सिखों की हत्या, सिखों के साथ लूटपाट, बलात्कार और उनके गुरुद्वारों को 1984 में नष्ट किया गया था। और तब राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई इलाकों में सिख विरोधी दंगे फैल गए थे। सबसे ज्यादा सिखों पर अत्याचार दिल्ली में किए गए। जहां जहां सिख विरोधी दंगे हुए, वहां वहां कांग्रेस के नेताओं पर यह आरोप लगे कि वो दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, और स्थानीय पुलिस प्रशासन और सरकार का उन्हें भरपूर साथ और सहयोग मिल रहा था। आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगाइयों के हौसले किस कदर बुलंद थे कि उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में तब के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के काफिले पर भी हमला किया था। सोचिए, राजीव गांधी की सरकार में देश के सिख राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं था, तो सोचिए आम सिख दंगाइयों के सामने कितने लाचार होंगे। इन दंगों में त्रिलोकपुरी, शाहदरा, गीता कॉलोनी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, करोल बाग और पालम कॉलोनी की सड़कों पर सिखों की लाशें बिछी हुई थी। उनके घर धू-धू करके जल रहे थे। आज राहुल गांधी विदेशी धरती पर कहते हैं कि भारत में क्या एक सिख को पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को याद दिलाना चाहिए कि 1984 में उनके पिता राजीव गांधी की सरकार के दौरान सिखों को अपनी जान बचाने के लिए पगड़ी उतारकर अपने केश कटवाने पड़े थे, अपने कड़े उतरवाने पड़े थे। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से इन दंगों को रोकने में राजीव गांधी की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही थी। तो दिल्ली में दंगे 30 अक्टूबर की रात शुरू हुए, लेकिन कर्फ्यू की घोषणा पूरे 2 दिन बाद 2 नवंबर को की गई। लेकिन इस कर्फ्यू का भी पुलिस ने ठीक से पालन नहीं किया। तब की पुलिस पर यह आरोप है कि उसने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी। इसके बाद भी राजीव गांधी की सरकार ने तत्काल सेना को नहीं बुलाया। सेना को बहुत बाद में तैनात किया गया, लेकिन उस पुलिस का उसे सेना को जो सहयोग मिलना चाहिए था वो पुलिस ने नहीं दिया। 2014 में मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की बेटी डॉक्टर गुरदीप कौर ने बताया था कि उनके पिता यानी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने दंगे रोकने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऑफिस को फोन मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन बार बार फोन लगाने के बाद भी राजीव गांधी के पीएमओ ने उनका फोन नहीं उठाया। पीएमओ से उनको कोई जवाब नहीं मिला। गुरदीप कौर के मुताबिक कुछ देर बाद स्थिति यह हो गई कि उनके फोन मिलाते ही यानी ज्ञानी जैल सिंह के फोन मिलाते ही लाइन अपने आप कट जा रही थी। सवाल उठता है कि क्या दंगों के समय, सिख विरोधी दंगों के समय राष्ट्रपति भवन की फोन लाइन तक काट दी गई थी? सोच कर देखिए श्री राहुल गांधी जी, सोच कर देखिए कि आपके पिता की सरकार के समय भारतीय सेना के तीनों अंगों के सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उस वक्त खुद को कितना लाचार महसूस कर रहे होंगे।
सरकारी आंकड़े बताते हैं राहुल गांधी कि अकेले दिल्ली में 2733 सिखों और पूरे देश में लगभग 3350 सिखों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जबकि स्वतंत्र स्रोतों का यह अनुमान है कि देश भर में मरने वाले सिखों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा थी। यह 8000 से 17000 के बीच थी। अब सुनिए इन दंगों में किन किन बड़े कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और HKL भगत। हैरत की बात है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इन नेताओं पर एक्शन लेने के बजाय 1984 के दंगों के बाद इन्हें अपने कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल में जगह दी, ऊंचे पद दिए, ऊंचे ओहदे दिए। यह सिख विरोधी दंगा इतना विभत्स था कि 40 सालों में दंगों की जो जांच हुई है वो 10 आयोग बन चुके हैं, 10 आयोग जांच कर चुके हैं, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा था 2009 में, उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दंगों पर एक फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तब कहा था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दिल्ली को राजधानी कहने का दावा करते हैं, लेकिन 1984 में सिख विरोधी दंगों में दिल्ली पुलिस और राज्य मशीनरी द्वारा विशेष रूप से निभाई गई भूमिका हमारे सर को शर्म से लटका देती है। इतनी गंभीर टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट कर चुका है। 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद पूरे देश को यह उम्मीद थी कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सिखों के जख्मों पर मलहम लगाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजीव गांधी ने ना तो राजधर्म का पालन किया, बल्कि इन सिख विरोधी दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की। उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के 20 दिन बाद 19 नवंबर 1984 को दिल्ली में आयोजित एक विशाल प्रार्थना सभा में कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। आइए सुनते हैं राजीव गांधी का वो 40 साल पुराना विवादित बयान। हमें इंदिरा जी का याद रखना है। हमें याद रखना है उनकी हत्या क्यों हुई। हमें याद रखना है कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। तो सुना आप, जब राजीव गांधी ने यह कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है, तो वहां मौजूद उनके समर्थकों ने तालियां बजाई। इस बयान से राहुल गांधी के ताजा बयान तक यह तो आपको पता चल गया होगा कि कांग्रेस सिखों की कितनी हितैषी है, कितनी हिमायती है। अब आइए बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी की, जिनकी सरकार पर, उनकी विचारधारा पर राहुल आरोप लगा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुरुद्वारों में जाते रहे हैं और हर बार उन्होंने पगड़ी भी धारण की है। सोचिए, जिस देश का गैर सिख प्रधानमंत्री पगड़ी धारण करता हो, सोचिए उस देश में सिखों को कितना सम्मान हासिल है। और इसकी गवाही देती हैं ये 5 तस्वीरें। आप यहां प्रधानमंत्री मोदी की 5 तस्वीरें देख रहे हैं। 13 मई 2024 को पीएम पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे और वहां उन्होंने सेवा कार्य किया था, रोटियां बेली थी और श्रद्धालुओं को खाना भी परोसा था। वहीं कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 मई 2022 को कीर्तनगढ़ साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका था। 27 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने गुरु नानक साहब की जयंती के अवसर पर हैदराबाद में अमीरपेट साहिब गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेका था। 1 मई 2022 को गुरु तेग बहादुर जी के
400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में पहुंचकर मत्था टेका था। वहीं 20 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे। तो ये 5 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रधानमंत्री का भावना सिखों के लिए क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिख समुदाय के साथ हमेशा से एक अनोखा रिश्ता रहा है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने सिख समाज के लिए कई ऐसे बड़े कार्य किए हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिख समुदाय से अटूट संबंधों को समझा जा सकता है। मोदी सरकार के दौरान 2019 में आदरणीय गुरु नानक देव जी के जो 550वां प्रकाश पर्व था वो मनाया गया। 2022 में आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व और 2017 में आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व पूरी धूमधाम से मनाया गया। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर सुल्तानपुर लोधी को सरकार ने हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित किया। तो गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो 350वीं जयंती आई थी उसके समारोह के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन करने के साथ ही विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। वहीं 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री हर साल 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा कर चुके हैं और ये वीर बाल दिवस मनाया भी जा रहा है। 2019 में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ किया। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के नाम पर चेयर स्थापित करना, 2021 में जलियांवाला बाग के नए स्मारक और म्यूजियम का उद्घाटन सिख समुदाय के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। इतना ही नहीं, 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके घावों को भरने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण पहल की। एसआईटी का गठन किया, 300 से अधिक मामलों को फिर से खोला गया और दोषियों को सजा दिलाने के साथ ही पीड़ितों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी गई। और इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हमारे सिख भाई बहनों को नागरिकता प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो इतना सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सिख भाइयों के लिए कर चुकी है। और फिलहाल पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे राहुल गांधी ने आखिर आरक्षण के बारे में ऐसा क्या कहा कि मच गया बवाल। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। लेकिन इसी दौरान एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर राजनीति गर्मा गई है। जब राहुल से पूछा गया कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, तो इस पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी, और फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। आप भी सुनिए राहुल ने क्या कहा था।
The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Caste census is one of 3 ideas. It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. तो आरक्षण पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन पर और कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण खत्म करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी अपराध है। राहुल की इस टिप्पणी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया और बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली कांग्रेस पार्टी से सतर्क रहना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो ने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराई। मायावती आगे कहती हैं कि यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। उनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने आगे कहा कि इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। इन वर्गों के लोगों को राहुल गांधी के इस घातक बयान से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये मायावती का बयान है। वहीं आज राहुल गांधी पिछड़ों की बात करते हैं। IAS से लेकर मिस इंडिया तक हर जगह OBC का हिस्सा ढूंढते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकारों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा था। ये वही मंडल कमीशन है जिसकी रिपोर्ट लागू होने के बाद OBC वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ। आइए जानते हैं कि कांग्रेस की आरक्षण विरोधी सोच का पूरा सच क्या है। तो 1980 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट को वीपी मंडल ने तैयार किया था और इसमें OBC के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। अगले 4 साल तक इंदिरा गांधी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और अगले 5 साल तक उनकी सरकार ने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब 1989 में राजीव गांधी की चुनावी हार हो गई और वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने, तब 1990 में जाकर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया गया। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के नेता के तौर पर राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। लोकसभा में 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी ने OBC आरक्षण के खिलाफ एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, जो उनके पूरे संसदीय जीवन का सबसे लंबा भाषण था। तो ये थी बात राजनीति की, जो इस देश में चलती ही रहती है। लेकिन आज खास मौका है अमर बलिदानी भारत माता के महान सपूत वीर अब्दुल हमीद को याद करने का। ये वो शहीद अब्दुल हमीद हैं जिन्होंने 1965 के युद्ध में अकेले अपने दम पर खेमकरण के रेगिस्तान में पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज वीर अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि है। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को नष्ट करके लड़ाई का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। 7 टैंकों को ध्वस्त करने के बाद उस दिन अब्दुल हमीद 8वें टैंक को निशाना बनाने ही जा रहे थे, तभी पाकिस्तानी सेना की नजर उन पर पड़ गई और इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन फिर भी भारत माता के इस महान लाल अब्दुल ने मरते मरते पाकिस्तानी सेना के 8वें पैटर्न टैंक के भी परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें कि उस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के पैटर्न टैंकों की थाक जमी हुई थी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने जब अकेले ही पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया, तो ना केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इन टैंकों को लेकर सवालिया निशान लग गए और शहीद अब्दुल हमीद की चर्चा ना केवल भारत, ना केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। लेकिन इतने सालों बाद भी आज भी ये देश नम आंखों के साथ अपने वीर
अब्दुल हमीद को याद करता है और युगों युगों तक वीर अब्दुल हमीद को याद किया जाता रहेगा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।